Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद रिसर्च के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाले हैं, नैतिकता यानी एथिक्स। जी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि भारत के जो भविष्य के प्लान्स हैं, जैसे विजन 2030 और 2047, उनमें आयुर्वेद और उसकी नैतिकता की क्या जगह है। बिल्कुल, आज हम इसी भी थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और लेख हैं जो इस पूरे ढांचे पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये नैतिक सिद्धांत क्यों जरूरी हैं आयुर्वेद रिसर्च में, कौन सी संस्थाएं हैं जो इन पर नजर रखती हैं, मतलब वो कमिटीज वगैरह। हाँ। और जब रिसर्च हो जाती है तो उसे छापने में, पब्लिश करने में किन नैतिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे दिलचस्प शायद ये है कि कैसे ये जो हमारा इतना पुराना ज्ञान है वो आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है। बिल्कुल, और कैसे ये मिलकर हेल्थ केयर का भविष्य बना सकता है। जरूरी होती है ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। देखिए, जरूरत इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद की अपनी कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो वही जो किसी भी मेडिकल रिसर्च में होती है, मरीजों की सुरक्षा, जो लोग रिसर्च में हिस्सा ले रहे हैं उनकी सेफ्टी। हाँ, वो तो सबसे पहले है। वो सबसे ऊपर है। अब भले ही हम कहें कि आयुर्वेदिक दवाएं नेचुरल हैं, जड़ी बूटियों से बनी हैं, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्हें बिना ठीक से जांचे परखे किसी पर भी इस्तेमाल कर लिया जाए। कोई भी क्लिनिकल स्टडी हो, चाहे वो किसी एक जड़ी बूटी पर ही क्यों ना हो, हाँ। उसमें लोगों की पूरी जानकारी देकर उनकी सहमति लेना, जिसे हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं, जी। किसी भी तरह के रिस्क को कम से कम रखना और पूरी वैज्ञानिक सख्ती से, मतलब रिगरस तरीके से जांच करना, ये सब बेहद जरूरी है। ये तो हुई आज के मानकों की बात, पर क्या आयुर्वेद में पहले से ऐसी कोई सोच थी? मतलब क्या ये सिद्धांत बिल्कुल नए हैं आयुर्वेद के लिए? यही तो इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। ये सिद्धांत आयुर्वेद के लिए कोई बाहर से लाई हुई चीज नहीं है। अगर आप आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ देखें, जैसे चरक संहिता, हाँ, बिल्कुल। उसमें नैतिकता पर, एथिक्स पर बहुत जोर दिया गया है। चरक संहिता में साफ लिखा है कि वैद्य को और वैद्य बनने वाले छात्र को भी सत्यवादी होना चाहिए, मतलब हमेशा सच बोलने वाला। अच्छा। और ईर्ष्या, जलन, इन सब से दूर रहना चाहिए। फिर भूत दया का सिद्धांत है, यानी सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया का भाव। और अहिंसा परमो धर्म, किसी को कष्ट न पहुंचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सारी बातें आप देखें तो आज की जो मॉडर्न रिसर्च एथिक्स है, उसके जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे बेनिफिसेंस यानी दूसरों का भला करना, उससे सीधी सीधी मिलती हैं। वाह, यानी ये जड़ें तो बहुत गहरी हैं। जी हाँ, चरक संहिता तो ये भी कहती है कि ये पूरा पेशा ही करुणा पर आधारित होना चाहिए। तो फिर आज के जमाने में जब आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है, तब इन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना कितना अहम हो जाता है? बहुत ज्यादा। आप कह सकते हैं कि ये कुक की जरूरी है। अगर आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो पूरी कड़ाई से, पूरी सख्ती से नैतिक नियमों का पालन करना ही होगा। क्यों? मतलब क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है कि जब कोई रिसर्च नैतिक रूप से मजबूत होती है, सही तरीके से की जाती है, तो उसके नतीजों पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय भरोसा करता है। अच्छा। वो उसे गंभीरता से लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सुरक्षा की जांच ठीक से नहीं हुई, या जो दावे किए जा रहे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं, हाँ, ऐसा भी होता है कभी-कभी। हाँ, तो उससे क्या होता है कि पूरे आयुर्वेद की छवि खराब हो सकती है। शायद यही वजह है कि अब भारत सरकार और आयुष मंत्रालय भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च पर, यानी सबूतों पर आधारित रिसर्च पर इतना जोर दे रहे हैं। ये असल में देखे तो सच्चाई और मरीज की भलाई के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी ही है। और एक और पहलू दिमाग में आ रहा है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो हजारों सालों से चला आ रहा है। कई बार ये पारंपरिक वैद्यों के पास होता है या किसी खास समुदाय के पास। तो उस ज्ञान का सम्मान करना, वो भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना? बिल्कुल, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है। ये एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है।
जो रिसर्चर्स हैं उन्हें पुराने ग्रंथों का या जो स्थानीय वैद्य हैं, जानकार हैं, उनके ज्ञान का पूरा सम्मान करना चाहिए। और श्रेय भी देना हाँ, चाहिए। श्रेय भी देना चाहिए, उन्हें सही क्रेडिट देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी समुदाय के ज्ञान का आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें और उन्हें कुछ न दें। इसका शोषण नहीं होना चाहिए। इस बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम है। जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसका आर्टिकल 8J साफ कहता है कि जो पारंपरिक ज्ञान है, जो नए आइडियाज़ हैं, जो तौर तरीके हैं, उनका सम्मान करें, उन्हें बचाएं और उनसे जो भी फायदे हों उनका सही और बराबर बंटवारा हो। इसी से जुड़ा हुआ मैंने TKDL के बारे में सुना है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्या वो इसी दिशा में एक कदम है? अरे हाँ, बिल्कुल। TKDL यानी भारत की पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी इसी सोच का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। ये शायद दुनिया में अपनी तरह की पहली डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा। हाँ, इसमें आयुर्वेद और दूसरी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके हजारों साल पुराने फॉर्मूलों को डिजिटल रूप में दर्ज किया गया है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई विदेशी कंपनी या कोई बाहर का व्यक्ति हमारे इस पारंपरिक ज्ञान को अपना बताकर पेटेंट न करवा ले, जिसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। TKDL इसी को रोकने के लिए है। और मजे की बात यह है कि TKDL में आजकल AI जैसी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। सच में? कैसे? हाँ, ताकि ये पक्का किया जा सके कि इस ज्ञान का इस्तेमाल सही तरीके से हो, जिम्मेदारी से हो। ये दिखाता है कि हम अपनी पुरानी विरासत का सम्मान करते हुए भी नैतिक रूप से टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर मरीजों की सुरक्षा, आयुर्वेद के अपने पुराने नैतिक मूल्य, दुनिया भर में भरोसा जीतना और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान, ये सब मिलकर आयुर्वेद में रिसर्च एथिक्स को बहुत बहुत जरूरी बना देते हैं। बिल्कुल सही। अब ये समझते हैं कि इन सिद्धांतों को असल में लागू कौन करवाता है, मतलब व्यवस्था क्या है, कौन इन पर नजर रखता है। आपने शुरू में कुछ समितियों का जिक्र किया था, IAEC और IHECIEC। जी हाँ, रिसर्च पर निगरानी रखने के लिए ये जो औपचारिक समितियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है IAEC, जिसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी, यानी संस्थागत पशु नैतिकता समिति। पशु नैतिकता समिति। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद दवाओं पर रिसर्च में कई बार शुरुआती अध्ययन जानवरों पर करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया फॉर्मूला है, उसका असर देखना है या ये जांचना है कि वो सुरक्षित है या नहीं, कोई जहरीला असर तो नहीं है। तो IAEC ऐसे किसी भी अध्ययन को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच करती है। अच्छा। और फिर मंजूरी देती हैं। उनका मकसद होता है कि जानवरों का बेवजह इस्तेमाल ना हो और उनके साथ सही बर्ताव हो, उन्हें कम से कम तकलीफ हो। भारत में ये समितियां कैसे काम करती हैं? इनके लिए कोई खास नियम कानून है? हाँ, बिल्कुल है। भारत में IAEC's एक सेंट्रल बॉडी है, CPCSA, यानी कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। उसके बनाए दिशा निर्देशों पर चलती हैं। ओके। इनका मुख्य उद्देश्य होता है 3R का सिद्धांत लागू करना। 3R वो क्या है? 3R मतलब रिप्लेस, रिड्यूस, रिफाइन। रिप्लेस यानी जहां तक हो सके जानवरों पर प्रयोग करने के बजाय कोई और तरीका ढूंढे। रिड्यूस यानी जितने कम जानवरों से काम चल सके उतने ही इस्तेमाल करें। और रिफाइन यानी प्रयोग का तरीका ऐसा हो कि जानवरों को कम से कम तकलीफ हो। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और आप देखें तो ये आयुर्वेद के अहिंसा के सिद्धांत से भी मिलता है। किसी को कष्ट न पहुंचाना। बिना IAEC की मंजूरी के जानवरों पर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये तो हुई जानवरों पर होने वाली रिसर्च की बात। अब अगर इंसानों पर कोई आयुर्वेदिक रिसर्च होनी है तो उसके लिए कौन सी समिति है? उसके लिए होती है IHEC, यानी इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिक्स कमेटी, या ज्यादा कॉमनली इसे सिर्फ IEC, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, या हिंदी में संस्थागत नैतिकता समिति कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी रिसर्च इंसानों पर की जानी है, चाहे वो किसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल हो या लोगों से सिर्फ सवाल जवाब करके कोई सर्वे करना हो, या मान लीजिए योग के असर पर कोई स्टडी हो, उसे शुरू करने से पहले IHEC या IEC की मंजूरी लेना एकदम अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ये समितियां क्या देखती हैं मंजूरी देने से पहले? इनका मेन फोकस क्या होता है? इनका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है रिसर्च में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा। ये देखती हैं कि क्या लोगों को रिसर्च के बारे में पूरी और सही जानकारी दी जा रही है, क्या वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से हिस्सा लेने को तैयार हैं,
यानी वही इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाली बात। हाँ। ये स्टडी के साइंटिफिक डिजाइन को भी परखती हैं कि क्या ये तरीका सही है, क्या इससे भरोसेमंद नतीजे मिलेंगे। और भारत में इनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? भारत में ये समितियां ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश हैं, नेशनल एथिकल गाइडलाइंस, उनका पालन करती हैं। अच्छा। और अगर कोई नई आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल हो रहा है तो उसके लिए CDCSO, जो हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नियम भी लागू होते हैं। साथ ही आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, ASU दवाओं के लिए खास GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। काफी सारे नियम हैं। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हेलसिंकी घोषणा जैसे नियम हैं, वो भी माने जाते हैं। तो ये कमेटियां सिर्फ एक तरह की पुलिस नहीं है जो बस ये देखे कि कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा। इनका रोल शायद इससे कुछ ज्यादा है। बिल्कुल, आपने सही समझा। ये सिर्फ नियम लागू करवाने वाली एजेंसी नहीं है, इनका रोल बहुत बड़ा है। ये रिसर्च के पूरे माहौल को, रिसर्च कल्चर को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, खासकर कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में। कैसे? ये जो नए रिसर्चर्स हैं, छात्र हैं, उनको नैतिकता के बारे में सिखाती हैं, उनमें एक सही सोच, एक नैतिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करती हैं। शायद इसीलिए अब NCISM, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है जी, उसने आयुर्वेद कॉलेजों में BA MS कोर्स में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल एथिक्स को एक विषय के तौर पर शामिल कर दिया है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। हाँ, और सरकार की भी योजनाएं हैं, जैसे आयुर्ज्ञान, जो नैतिक रिसर्च करने की क्षमता बढ़ाने में, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करती हैं। और एक बात और है, जब कोई रिसर्च प्रपोजल इन नैतिकता समितियों की बारीकी से जांच से गुजरता है तो अक्सर उसका डिजाइन, उसका तरीका और बेहतर हो जाता है, जिससे नतीजों पर भरोसा भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई कि रिसर्च शुरू करने से पहले इन समितियों की मंजूरी कितनी जरूरी है। मान लीजिए रिसर्च पूरी हो गई, नतीजे आ गए, अब आगे क्या? क्या रिसर्च को दुनिया के सामने लाने में, मतलब उसे पब्लिश करने में भी नैतिकता की कोई भूमिका है? बहुत अहम भूमिका है, बल्कि आप कह सकती हैं कि यह भी उतना ही जरूरी है जितना रिसर्च करना। रिसर्च करके नतीजे निकाल लेना काफी नहीं है, उन नतीजों को ईमानदारी और जिम्मेदारी से दुनिया के सामने रखना, रिपोर्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा नैतिक दायित्व है। इसे प्रकाशन नैतिकता या पब्लिकेशन एथिक्स कहते हैं, है ना? जी हाँ, पब्लिकेशन एथिक्स। इसमें कई सारी बातें आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले तो अपनी रिपोर्टिंग में पूरी तरह ईमानदार रहना। दूसरों के काम का, चाहे वो पुराने ग्रंथ हों या पहले की रिसर्च, उनका सही श्रेय देना, नकल करने से या डेटा में हेर फेर करने जैसी गलत चीजों से बचना, और किसने रिसर्च में कितना योगदान दिया है ये सही सही बताना, ऑथरशिप। और जब आप किसी और के पेपर को जांच रहे हो, पीयर रिव्यू, तो उसमें निष्पक्ष रहना। इसमें सबसे पहली बात आपने कही, ईमानदार रिपोर्टिंग। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अच्छे नतीजे ही बताने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईमानदारी का मतलब है कि रिसर्च के जो भी नतीजे आए हैं, चाहे वो आपकी उम्मीद के मुताबिक हों या ना हो, उन्हें बिल्कुल सही सही, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पक्षपात के बताना। अच्छा, बल्कि पूरी पारदर्शिता से रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? नेगेटिव नतीजों से क्या फायदा? फायदा यह है कि दूसरों को पता चलता है कि क्या चीज काम नहीं करती, उनका समय और संसाधन बचता है। अच्छे जर्नल जैसे जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वो तो बाकायदा कहते हैं कि हम नेगेटिव नतीजों वाली स्टडीज का भी स्वागत करते हैं। ये फिर से वही बात आ गई, सत्य का पालन करना, सच्चाई बताना। और नकल से बचने वाली बात, प्लेजरिज्म। आयुर्वेद में तो पुराने ग्रंथों का इतना इस्तेमाल होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही नकल हो जाए? ये एक बहुत जरूरी चीज है जिस पर ध्यान देना होता है। जब भी आप पुराने ग्रंथों का, जैसे संहिताओं का या पहले हो चुकी किसी रिसर्च का इस्तेमाल करें, तो ये साफ साफ बताना कि आपने ये जानकारी कहाँ से ली है और उसका सही हवाला देना, साइटेशन देना, ये अनिवार्य है। पारंपरिक ज्ञान के जो स्रोत हैं, जैसे कोई वैद्य या कोई समुदाय, उनका भी जिक्र करना चाहिए। किसी और के लिखे या कहे को अपना बताकर लिख देना या बिना बताए इस्तेमाल कर लेना, यही साहित्यिक चोरी या प्लेजरिज्म कहलाता है। आजकल इसे पकड़ना आसान हो गया है शायद? हाँ, आजकल ज्यादातर अच्छे आयुर्वेद जर्नल प्लेजरिज्म चेक करने वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, और वो COPE यानी कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स और ICMJE यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स जैसी संस्थाओं के बनाए नियमों को मानते हैं। अच्छा, और ये लेखक बनने, ऑथरशिप और पीयर रिव्यू में क्या नैतिक बातें ध्यान रखनी होती हैं? ऑथरशिप यानी लेखक का नाम
सिर्फ उन्हीं लोगों का होना चाहिए जिन्होंने रिसर्च के काम में सचमुच में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसके लिए ICMGE के मानदंड हैं जो बताते हैं कि लेखक बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। किसी को सिर्फ इसलिए लेखक बना देना कि वो आपके सीनियर हैं या दोस्त हैं या आपने उनसे कोई फेवर लेना है, ये गलत है। इसे गिफ्ट ऑथरशिप कहते हैं। अच्छा, और पीयर रिव्यू, जो लोग पेपर जांचते हैं? हाँ, पीयर रिव्यूअर्स, जो लोग रिसर्च पेपर को छपने से पहले उसकी गुणवत्ता जांचते हैं। उनका नैतिक दायित्व है कि वो उस पेपर की जानकारी को गोपनीय रखें, किसी और को न बताएं और बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष होकर उसकी कमियां और खूबियां बताएं। भारत में इन मानकों को बढ़ावा देने के लिए कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद जर्नल्स के एडिटर्स ने मिलकर एक पहल शुरू की है, RAGE यानी राउंड टेबल ऑफ आयुर्वेद जर्नल एडिटर्स। ये इन्हीं ऊंचे मानकों को बढ़ावा दे रही है। यूनिवर्सिटीज में भी आजकल साइंटिफिक राइटिंग और पब्लिकेशन एथिक्स पर वर्कशॉप्स काफी आम हो गई हैं। आजकल एक और खतरा बहुत सुनने में आता है, शिकारी प्रकाशन या प्रेडेटरी पब्लिशिंग का। क्या ये आयुर्वेद रिसर्च के लिए भी कोई समस्या है? हाँ, ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बल्कि सभी फील्ड्स में। ये जो शिकारी जर्नल या कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये अक्सर बहुत जल्दी और बिना किसी खास जांच पड़ताल के, बिना सही पीयर रिव्यू के रिसर्च छापने का लालच देते हैं। और पैसे लेते हैं बदले में? हाँ, अक्सर अच्छी खासी रकम लेते हैं और कभी-कभी रिसर्चर्स पर दबाव होता है, पब्लिश और पेरिश वाला, कि छापो वरना करियर खत्म। इस दबाव में आकर कुछ लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। तो इससे कैसे बचें? सलाह यही है कि अपना रिसर्च पेपर कहीं भी भेजने से पहले उस जर्नल या उस प्रकाशक की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। क्या उसका पीयर रिव्यू प्रोसेस ठीक है? क्या उसकी एडिटोरियल बोर्ड में जाने माने लोग हैं? क्या वो किसी इंडेक्सिंग एजेंसी में लिस्टेड है? भारत में UGC केयर लिस्ट जैसी कोशिशें हैं जो भरोसेमंद जर्नल्स को पहचानने में थोड़ी मदद करती हैं। और जो टॉप के जर्नल्स हैं जैसे JAIM, वो अब पेपर्स की शुरुआती जांच और भी कड़ी कर रहे हैं। वो कोप के सदस्य भी हैं और उन्होंने डुप्लीकेट सबमिशन यानी एक ही पेपर को कई जगह भेजना या सलामी स्लाइसिंग मतलब एक ही रिसर्च के डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कई पेपर बनाने जैसे मामलों को पकड़ा भी है। तो संदेश साफ है? संदेश साफ है। क्वालिटी वाले भरोसेमंद जर्नल में छापना जरूरी है, भले ही उसमें थोड़ा समय और मेहनत ज्यादा लगे। शॉर्टकट खतरनाक हो सकता है। ये सारी बातें आयुर्वेद रिसर्च की नींव को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। भारत का जो विजन 2030 और 2047 है, वो आयुर्वेद के लिए क्या मायने रखता है? कैसे ये पुराना ज्ञान और नई तकनीक एक साथ आ रहे हैं? हाँ, ये बहुत ही रोमांचक पहलू है। भारत के विजन 2030 और विजन 2047 में आयुर्वेद के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल देखा जा रहा है। कोशिश यह है कि आयुर्वेद सिर्फ एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति न रह जाए, बल्कि एक ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम बने जो वैज्ञानिक रूप से परखी हुई हो, जिसके पास पुख्ता सबूत हो और जिसे दुनिया भर में माना जाए। विजन 2030 का फोकस इसी पर है? जी, विजन 2030 का लक्ष्य मुख्य रूप से यही है। CCRAS, जो हमारी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है, उसका अपना विजन डॉक्यूमेंट 2030 इसी रणनीति पर बना है। इसमें यह भी शामिल है कि आयुर्वेद कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, खासकर SDG 3, जो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़ा है, उसे पाने में मदद कर सकता है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे मदद करेगी? इसमें जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण हैं, जैसे जीनोमिक्स है जो हमारे जीन्स का अध्ययन करता है, मेटाबोलोमिक्स है जो शरीर के अंदर के छोटे मॉलिक्यूल्स को देखता है, इन सब का इस्तेमाल करके दूसरी विधाओं के साथ मिलकर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करने पर जोर है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो दिशा निर्देश और मानक हैं, वो भी इसमें एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं। क्या आयुर्वेद और एलोपैथी के एक साथ आने की भी बात हो रही है? हाँ, यहाँ तक कि 2030 तक एक स्वास्थ्य प्रणाली, वन हेल्थ सिस्टम बनाने की भी बात चल रही है, जिसमें शायद आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी ये सब मिलकर काम करें। ये तो हुआ 2030 का नजरिया। और 2047 तक, जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक के लिए क्या सोचा जा रहा है? वो तो और भी बड़ा विजन होगा। विजन 2047 तो और भी महत्वाकांक्षी है। इसमें सपना यह है कि आयुर्वेद इंटीग्रेटेड मेडिसिन यानी दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर काम करने वाली दवा और डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में दुनिया का लीडर बने। अच्छा। हाल ही में धारा विजन आयुर्वेद 2047 नाम से एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें इसी भविष्य की रूपरेखा पर, इसी रोड मैप पर चर्चा हुई। और इस भविष्य में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा? इस भविष्य में टेक्नोलॉजी का और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी
एआई और बिग डेटा का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। एआई और आयुर्वेद, ये सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा कॉम्बिनेशन लगता है। एआई कैसे आयुर्वेद में क्रांति ला सकता है? हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इस पर काम असल में शुरू हो चुका है और नतीजे भी दिखने लगे हैं। WHO ने भी भारत में एआई के इस्तेमाल की इन कोशिशों को पहचाना है और सराहा भी है। जैसे क्या हो रहा है? आप सोचिए, एआई या मशीन लर्निंग के मॉडल किसी व्यक्ति की प्रकृति, जो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, वात पित्त कफ, उसका विश्लेषण करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे भविष्य में कौन सी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा है। अरे वाह! एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड उभर रही है आयुर्जीनोमिक्स। आयुर्जीनोमिक्स, ये क्या है? ये आयुर्वेद की प्रकृति की अवधारणा को आज के जीनोमिक्स यानी जीन्स के विज्ञान से जोड़ती है। एआई का इस्तेमाल करके ये पता लगाया जा रहा है कि क्या कुछ खास जीन पैटर्न का संबंध किसी खास शारीरिक बनावट, प्रकृति या किसी बीमारी के खतरे से है। और इतना ही नहीं, एआई का इस्तेमाल नाड़ी परीक्षा, जो नब्ज देखकर रोग पहचानते हैं, और जीभ देखकर रोग पहचानने के जो पारंपरिक तरीके हैं, उनको डिजिटल बनाने में भी हो रहा है, सेंसर्स और एल्गोरिथम के जरिए। एआई पुराने ग्रंथों और बड़े-बड़े डेटाबेस को खंगालकर जड़ी बूटियों के नए इस्तेमाल ढूंढने में या नए फॉर्मूले बनाने में मदद कर सकता है। अच्छा, जैसा हमने पहले बात की थी, टीकेडीएल भी अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने और उसके सही इस्तेमाल के लिए एआई का फायदा उठा रही है। और सरकार की एक बड़ी पहल है आयुष ग्रिड। आयुष ग्रिड? हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बना रही है। इसमें साही और नमस्ते जैसे एआई आधारित पोर्टल्स भी शामिल होंगे, जो शायद जानकारी देने या निदान में मदद करेंगे। कौन जाने, भविष्य में शायद एक ग्लोबल आयुर्वेद लाइब्रेरी हो या एआई से चलने वाली टेली आयुर्वेद सेवा भी मुमकिन हो जाए। एआई के अलावा ऑटोमेशन और डिजिटल हेल्थ की क्या भूमिका होगी? इसमें कई चीजें हैं, जैसे आयुर्वेद के लिए खास इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR बनाना, ताकि मरीजों की जानकारी व्यवस्थित रहे, टेलीमेडिसिन यानी दूर बैठे ही वीडियो कॉल वगैरह से सलाह देना, और आयुर्वेदिक दवाएं बनाने की प्रक्रिया में ऑटोमेशन लाना, जिसे इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, ताकि गुणवत्ता और सटीकता बढ़े। क्या रोबोट्स भी आ सकते हैं? कल्पना तो की जा सकती है। एआई से चलने वाले डायग्नोस्टिक टूल, या शायद पंचकर्म करने वाले रोबोट, या फिर अपने आप नाड़ी जांचने वाले डिवाइस। लेकिन इसमें नैतिकता का सवाल फिर से आएगा। बिल्कुल, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल पूरी नैतिक जिम्मेदारी के साथ हो। लोगों के डेटा की गोपनीयता बनी रहे, प्राइवेसी भंग न हो, और जो एआई एल्गोरिदम बन रहे हैं उनमें किसी तरह का भेदभाव या पूर्वाग्रह, बायस न हो। इसका पूरा ध्यान रखना होगा। ये सब भारत में तो हो रहा है, पर क्या दुनिया भर में भी सहयोग बढ़ रहा है? और क्या सरकारी नीतियां इसमें मदद कर रही हैं? हाँ, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और हो भी रही हैं। गुजरात के जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM खुलना ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कदम है। हाँ, ये तो काफी खबरों में था। जी, ये सेंटर दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा पर रिसर्च और मानकों को बढ़ावा देगा। फिर गुजरात घोषणा 2022 हुई, उसमें भी रिसर्च के तरीकों में तालमेल बिठाने पर जोर दिया गया। और भारत सरकार की तरफ से? भारत सरकार की जो विकसित भारत एट 2047 पहल है, उसमें भी आयुष सेक्टर को खास जगह दी गई है। आयु विज्ञान और आयुष स्वास्थ्य जैसी योजनाएं रिसर्च और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों को फंड कर रही हैं, मदद दे रही हैं। बाजार भी बढ़ रहा है शायद? अरे बहुत तेजी से। आयुष का बाजार अब कहते हैं कि $43 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है। ये सब दिखाता है कि माहौल बन रहा है, अवसर बढ़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में हम दूसरे देशों के साथ मिलकर बड़े-बड़े क्लिनिकल ट्रायल होते देखें, या शायद FDA यानी अमेरिकी दवा नियामक से मंजूर हुई आयुर्वेदिक दवाएं भी बाजार में आए। ये सब सुन के तो वाकई लगता है कि जो छात्र आयुर्वेद पढ़ रहे हैं या जो नए रिसर्चर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए आगे बहुत सारे मौके खुलने वाले हैं। बिल्कुल, उनके लिए तो अवसरों का एक तरह से भंडार है। आयुर इन्फॉर्मेटिक्स जैसे बिल्कुल नए फील्ड सामने आ रहे हैं, जहां आयुर्वेद और सूचना प्रौद्योगिकी IT मिलते हैं। अच्छा, छात्र मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके पुराने ग्रंथों को और बेहतर ढंग से समझने पर काम कर सकते हैं, या जड़ी बूटियों के गुण पहचानने वाले नए तरह के सेंसर बना सकते हैं, या फिर एलोपैथी और आयुर्वेद को मिलाकर इलाज के नए तरीके, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल डिजाइन कर सकते हैं। उन्हें
आयुष ICMR जैसे सेंटर्स में काम करने का मौका मिल सकता है, जहां अलग-अलग विधाओं के एक्सपर्ट्स साथ मिलकर रिसर्च करते हैं। और इस सारे इनोवेशन का, इस सारी नई खोज का मकसद आखिर में वही है जो चरक ने कहा था, क्या? प्राणदानम सर्वोत्तमम दानम। यानी जीवन देना या जीवन बचाना ही सबसे बड़ा दान है। इनोवेशन लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। तो अगर हम आज की इस पूरी काफी विस्तृत चर्चा को समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च की नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये विज्ञान और समाज के साथ साथ बदल रही है, विकसित हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये इस बात को पक्का कर रही है कि हमारे पुराने ज्ञान और आज की नई तकनीक का जो मेल हो रहा है वो जिम्मेदारी से हो, सही तरीके से हो। एकदम सही कहा आपने। एक तरफ मजबूत नैतिक निगरानी की व्यवस्था बन रही है, दूसरी तरफ सरकार की नीतियां हैं जो इसे आगे बढ़ा रही हैं। इन दोनों के सहारे आयुर्वेद निश्चित रूप से दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा में एक अहम योगदान देने की राह पर है। और इस सफर में रिसर्च करने वालों और छात्रों के लिए नए नए प्रयोग करने, नई खोज करने के अनगिनत मौके हैं। बहुत बढ़िया। आज की ये गहरी और दिलचस्प चर्चा हम यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे AI आयुर्वेदिक निदान और इलाज की योजनाओं में और ज्यादा शामिल होता जाएगा, वैसे वैसे जो पारंपरिक वैद्य या चिकित्सक हैं, जिनकी अपनी एक समझ होती है, अपना अनुभव होता है, मरीज के साथ एक मानवीय जुड़ाव होता है, वो मानवीय स्पर्श। हाँ, उनकी वो खास भूमिका क्या रह जाएगी? हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ आंकड़ों पर, डेटा पॉइंट्स पर ही ध्यान न दे, बल्कि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, यानी इंसान को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे व्यक्तित्व के रूप में देखना और उसके तन, मन और आत्मा के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उस सिद्धांत को टेक्नोलॉजी सचमुच कमजोर करने के बजाय और मजबूत बनाए। ये वाकई सोचने वाली बात है। टेक्नोलॉजी सहायक हो, हावी ना हो जाए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।